वेलकम दिस सागर साहू सर। मैं सबसे पहले आपका टीम बिग बैंग ऑफिशियल की तरफ से आपका वेलकम करना चाहूंगा सर, आज के अपने इंटरव्यू सेशन के लिए सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपने अपना इतना कीमती समय दिया सर, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा सर, क्योंकि आपने इतना अपना जॉब के बिजी शेड्यूल में सर आपने हमें टाइम दिया सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, जी थैंक यू। सर। जी सर। तो आपका जो है सर, हम इंटरव्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं सर। जी सर, ठीक। तो आज के इंटरव्यू सेशन को सर हम ज्यादा लेट नहीं करते हुए अब स्टार्ट करते हैं सर। जी सर। आर यू रेडी सर? ओके सर। ओके सर। आप सर अब स्क्रीन पे आ रहे हैं, मैं क्वेश्चंस का सिलसिला जो है सर मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूं सर। जी सर। सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे आज का रहेगा। सबसे पहले सर जी। आप हमें अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, ये सारी चीजों के बारे में सर। जी जी जी। आ, जैसे कि मेरा नाम, छोटा सा परिचय है मेरा। जी। मेरा नाम देव सागर साहू है। और अभी एट प्रेजेंट बिलासपुर में ही रेसिडेंस है मेरा। और बाई प्रोफेशन रेलवे में एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट का मेरा जॉब है। और बेसिकली मैं रहने वाला भाटापारा के पास मेरा एक गांव है, छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो, जैसे कि आपने बोला चाइल्डहुड के बारे में, तो मेरा जो बचपना है मोस्टली जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा मतलब रेसिडेंस रहा है शुरू से, क्योंकि पिताजी जो है प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट स्कूल में। तो जहाँ जहाँ पिताजी का ट्रांसफर होता था, वहाँ वहाँ अलग अलग जगह में, अलग अलग गांव में जो है रहने का मुझे मतलब सौभाग्य मिला। जी। और जिसके चलते फिर मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। और आफ्टर टेंथ जी। मैं जो है पढ़ाई करने के लिए जी। अपना भिलाई, भिलाई जो भिलाई स्टील प्लांट है वहाँ पे उस टाइम में हमारे टाइम में 93 में जो मैं पास आउट हुआ था टेंथ क्लास में। जी। तो उस टाइम में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जो है इतना मतलब हाईलाइटेड नहीं था, लेकिन पढ़ाई के एजुकेशन हब के नाम से जो है भिलाई को जाना जाता था, जी सर। आईआईटी पीएमटी वगैरह के लिए। जी। तो वो मेरा अपना टारगेट बना के मैं आईआईटी का प्रिपरेशन करना है करके मैं जो है गांव से फिर आफ्टर टेंथ जो है भिलाई में अपना एजुकेशन लेना चालू किया। जी। और एवरेज ये जो है स्टूडेंट मतलब कहना चाहिए अपन गांव के हीरो थे अपने जी। गांव में। मतलब जहाँ भी मैंने पढ़ा है जी। मतलब टेंथ ट्वेल्थ तक जो है अपने स्कूल का मैं टॉपर रहा हूँ। जी। और बट आफ्टर ट्वेल्थ जो है एजुकेशन से जो है उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं रह गया था, जी। क्योंकि मैं जब गांव से बाहर अलग अलग सिटीज में गया जी। तो एक चीज देखा कि मैं लोगों को कि जो लोग जॉब करते हैं या मतलब जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं उनको जॉब मिलेगी ऐसा कोई गारंटी नहीं रहता। और मुझे भी मतलब थोड़ा सा अलग कुछ करने का उसी समय जो है दिमाग में सुरूर छाया हुआ था। जी सर। तो ऐसा एजुकेशन करते करते फिर मैं आफ्टर ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन किया मैंने इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से। जी। उसके बाद एक साल के बाद जो है जैसे ही मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था इकोनॉमिक्स में, तो मैं रेलवे का प्रिपरेशन भी कर रहा था। जी। और फर्स्ट प्रिपरेशन करने के बाद फर्स्ट 6 मंथ में जो है मेरा 2 जगह से सिलेक्शन हुआ। अच्छा। रेलवे में सिलेक्शन हुआ, और नालको जो आपका इधर उड़ीसा में जो कोरापुट है नालको में, वहाँ पे मेरा ज्वाइन हुआ था। लेकिन फर्स्ट कॉल जो है रेलवे से आया। और रेलवे, क्योंकि रेलवे का जो है चार्मिंग जॉब देख के मतलब मैंने प्रिपरेशन किया था कि मेरे खानदान में उस टाइम रेलवे से कोई भी मेंबर रेलवे में जॉब नहीं करता था। मोस्टली जो लोग टीचर्स थे या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में थे,
जैसे मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, मेरे चाचा जी सीएसीबी में जॉब करते थे, तो ऐसे पर फैमिली मेंबर्स लोग जो स्टेट गवर्नमेंट में होता था, तो लगता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे का जॉब थोड़ा चार्मिंग लगता था। जी और रेलवे का प्रिपरेशन किया तो मेरा सिलेक्शन हुआ, आरआरबी मुंबई से मेरा सिलेक्शन हुआ। और इनिशियल पोस्टिंग जो है मेरे को नागपुर में। जी सर। और ऐसा करके फिर मैंने रेलवे में आया, रेलवे में नागपुर में पोस्टिंग हुई एज ए असिस्टेंट लोको पायलट। फिर मैंने म्यूचुअल ट्रांसफर लेके बिलासपुर आया, जी और बिलासपुर में आके प्रमोशन लिया एज ए लोको पायलट। और इस दौरान अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ऑफिसेज में अपने जॉब के नेचर को मैंने चेंज किया। जी और अल्टीमेटली फिर यहाँ पे वो रनिंग का जॉब मुझे मतलब सुटेबल नहीं हुआ फिजिकली और मेंटली रूप से, क्योंकि बहुत टफ जॉब होता है। जी और वो करके मुझे समझ में आया कि ये जॉब मैं नहीं कर पाऊंगा करके। जी तो फिर मेडिकल इश्यूज थे कुछ, जिसकी वजह से मुझे अभी एट प्रेजेंट बिलासपुर में एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट का मेरा मतलब पोस्ट, जी यहाँ सर। तक मेरा ये। जर्नी रहा सर। जी जी सर। ओके सर। आपने पूरे तरीके से सर अपने बचपन को समझाया हमें, आपने कैसे कैसे अपने आगे लाइफ को आगे बढ़ाया सर, सारी चीजों को आपने समझाया सर हमें। जी जी अब इंटरव्यू के क्वेश्चंस तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सर, अब आते हैं जी सर सर। हमारे जो क्वेश्चंस है। आपने अपने इंट्रोडक्शन हमें बेहतर तरीके से समझाया सर कि आप क्या थे, किस तरीके जी से आपने अपना एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ में आपने इंटर किया सर। अब मेरा जी अगला क्वेश्चन है सर आपसे। हम सभी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं सर, और जी सर। आज इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात कर रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही थे। तो मैं जानना चाहूंगा सर, इस जी जी इंडस्ट्री जी। में आपका एंट्री कैसे हुआ सर? ये बहुत ही गोल्डन मोमेंट वाला क्वेश्चन पूछा राहुल सर आपने। जी जी सर। एट द मतलब ईयर आप 2002 में मेरी रेलवे में जॉब लगी। जी और जॉब लगने के 6 महीने के बाद ये मेरे एक कजन ब्रदर हैं, जी रायपुर में जो मंत्रालय में जॉब करते हैं। जी वो मेरे बहुत अच्छे मतलब हम लोग भाई हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं। जी। तो फिर 2002 में मेरी रेलवे में भर्ती हुई, फिर 2002 में ही मेरी मैरिज भी हो गई। अच्छा। और वो मैं आफ्टर आफ्टर मैरिज जो है, मैंने अब रिश्तेदारों में गया वहाँ पे। तो जी उन वो मेरे भाई है, मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक डिनर पार्टी में लेके, जी अपने अपने तरफ से उन्होंने एक डिनर दिया। हम दोनों नए दूल्हा दुल्हन को। जी जी तो जी वहां पर एक डिनर पार्टी में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बताया, जी 2002 में। जी तो ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए एकदम नया था, और मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। जी क्योंकि उस टाइम में ये अपॉर्चुनिटी और ये अर्निंग करने के ये जो तरीके हैं, लोग बस दिमाग में इतना था कि या तो नौकरी करते हैं, या तो दुकानदारी वगैरह करते हैं, सेल्फ जो एम्प्लॉयड होते हैं वो होता है। जी और बिजनेस करते हैं तो बड़े लोगों का, या जो फाइनेंशियली जिनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, जी ऐसे लोग ही बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस करना हम लोग के बोले नौकरी पेशा वाले आदमी, क्योंकि पिताजी प्रिंसिपल थे। मेरा जो जैसे कि मैं अपने थोड़ा फैमिली के बारे में बताऊंगा जी कि हम लोग 3 भाई हैं। जी तो बड़े वाला भैया जो है नवोदय विद्यालय में एज ए टीचर हैं, ग्रेजुएट टीचर हैं, पीजीटी जिसको बोलते हैं। और मेरी एक भाभी भी जो है वहाँ पे जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट में, वो भी टीचर है। मैं सेकंड नंबर का, मैं रेलवे में हूँ। मेरा छोटा वाला भाई है जो रायपुर में रहता है, वो भी रेलवे में। जी तो ऐसा फैमिली बैकग्राउंड पूरा जो है सर्विस क्लास लोगों का रहा। जी तो जी ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे बताया, और मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा जी कि ये ऐसा भी मतलब एक ही चीज इसमें जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, जो इस इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने जो जो मुझे इंट्रोडक्शन कराया, तो एक चीज दिमाग में आया कि ये इंडस्ट्री, उन्होंने बोला कि ये दिस अपॉर्चुनिटीज इज ओपन फॉर ऑल, जी इसको कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। और वो मेरे ब्रदर, मेरे भाई जो है, उन्होंने बोला कि इसको, बोले तुम भी कर सकते हो जी और मैं तुम्हारे साथ। जी तो ये एक चीज है मेरे को अच्छा लगा कि वो बोले कि मैं आपके साथ हूँ, जी मतलब मैं अकेला मैं नहीं हूँ ऐसा लगा, और इस काम को मैं कर सकता हूँ करके।
तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट लगा, और इसके लिए उन्होंने एक चीज बताया, उसके लिए मैं हमेशा थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री का जो सीडिंग जो है, जो बीज बोने का जो काम है, वो मेरे ब्रदर ने किया था। और उन्होंने एक चीज, बहुत अच्छा चीज मुझे बताया ये इस इंडस्ट्री के बारे में। कुछ जैसे सब्जेक्ट उन्होंने एक चीज बोला कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका जो बायोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट है, वो सब सब्जेक्ट के एक मतलब रूल रेगुलेशन, एक उसका एक मेथड है, एक सिस्टम है, एक सिद्धांत है, एक फार्मूला है। तो उसको जब ये सब्जेक्ट को पढ़ के फार्मूला को अडॉप्ट करके कोई सब्जेक्ट में अपन माहिर हो सकते हैं, तो बोले कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक इसका भी एक फंडा, एक सिस्टम, बोले इसको जान गए तो ये इस इंडस्ट्री के बोले तुम मास्टर बनोगे। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, बोले कि जैसे अपन आईआईटी की तैयारी करते हैं, अब पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी सब्जेक्ट का ऊपर में, तो वो सब्जेक्ट के कुछ रिकमेंडेड बुक होते हैं। तो उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि ये इंडस्ट्री ऐसी छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है कि मैं तुमको बता रहा हूँ, इसके बोले बहुत डीपली इसका स्टडी करना पड़ता है। और उन्होंने फटाफट फटाफट 2-4 बुक्स के नाम मेरे को लिख के दिए। और एक चीज अच्छा लगा कि उन्होंने जो है, मैं जब शादी होने के बाद फर्स्ट टाइम वो उनके पास गया था, तो उन्होंने मुझे एक बुक जो है गिफ्ट में, गिफ्ट पैकिंग था, गिफ्ट पैकिंग में हम दोनों मियाँ बीवी को एक बुक दिया। और उस बुक का नाम था रिच डैड पुअर डैड। और एक और बुक था उसके साथ में, 2 बुक का कॉम्बिनेशन था, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये और उस मेरे को बुक्स ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा कि मैं इस बुक्स को डीपली और मतलब सीरियसली उसको स्टडी किया। और तब समझ में आया कि ये इंडस्ट्री बोले बहुत इसके अंदर ग्रोथ है, बहुत इसके अंदर पोटेंशियल है। उस टाइम में फिर अब मेरा दिमाग जो है जॉब में लगता नहीं था, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, नया नया जॉब लगा था, और उसी टाइम में ये इंडस्ट्री जो है मेरे सामने। तो मैंने स्टडी किया और उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए, बहुत सारे बुक्स रीड किए। उसके बाद से इंडस्ट्री मेरे को बहुत ही मतलब पावरफुल लगा। और उस टाइम में 2002 के बाद से 2004 तक, उसी समय फिर मेरा ट्रांसफर हो गया, इधर बिलासपुर हो गया। तो मैं एक लिंक से हट गया, और क्या है, नया जगह में आओ तो नया सेटअप बनने में फिर वो जिस इंडस्ट्री को मैं सीख रहा था, कर रहा था, उसको मैं अकेले थे सब उसको, क्योंकि मेरे ब्रदर रहते थे रायपुर में, और मैं चले गया था नागपुर। और उसी दौरान जो है, उसी दौरान मेरे ग्रेट अपलाइन जो उन्होंने, वाकई में इंडस्ट्री तो मेरे अंदर सीडिंग हो गई थी, लेकिन उस सीडिंग होने के बाद उसको कैसे ग्रो अप करना है और कैसे स्टैंड अप करना है, ये चीज मेरे अंदर डेवलप करने वाले मेरे मतलब क्लोज फ्रेंड, मेरे अपलाइन, मेरे गॉड फादर बोलता हूँ मैं उनको, और धरती के मेरे भगवान हैं, ऐसा बोलना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मिस्टर KR साहू सर, जिनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, तहे दिल से उनका वंदन करता हूँ। उनसे मेरी मुलाकात हुई नागपुर में, जो आज हमारी कंपनी में MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग में एक जब बहुत ही प्रेस्टिजियस रैंक में है, जिसको बोलते हैं नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। और उनका बहुत बड़ा टीम है, और उन्होंने ही ये इंडस्ट्री को कैसे अपने को डेवलप करना है और कैसे इसके अंदर अपन सक्सेस पा सकते हैं, ये पूरा तरीके से मुझे मतलब उंगली पकड़ के उन्होंने सिखाया। और समझ में आया कि यही है वो इंडस्ट्री है जिससे अपने सपने पूरे हो सकते हैं। और उस दिन के बाद से फिर ये इंडस्ट्री को मैं धीरे धीरे सीखना और करना चालू किया। और आज एट प्रेजेंट एज ए रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर RTC करके MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग में मेरा रैंक है। और बहुत जल्दी मैं NTC रैंक पे अचीव करने वाला हूँ। तो जल्दी हमें गुड न्यूज मिलने वाला है सर। जी सर। ओके सर, आपने सर अपने इंडस्ट्री में कैसे एंटर हुआ है, हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर। पूरे जर्नी को आपने, हमें ऐसा लगा कि वीडियो के फॉर्म में हमारे सामने चल रहा है, इमेजिन हम कर पा रहे हैं सर। अब आगे बढ़ते हुए सर, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। ठीक है, आपने इंडस्ट्री को देखा, समझा और आपने स्टार्ट भी किया, लेकिन सर
मेरा ऐसा मानना है कि सभी का एक वाय होता है सर, कारण, जी 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 इस कारण की वजह से वो इस जी बिजनेस जी को करता है सर। नहीं तो सर मेरे ख्याल से आप एक वेल जी सेटल्ड जॉब में सर, जहां से आपको अच्छे खासा पैसा आता है, ये आज जैसे आपका जो सैलरी जो जी आपका जी होगा सर, लेकिन तब भी सर आप जी उसके जी। अलावा भी आज इस चीज को बिल्डअप कर रहे हैं सर, तो वो वाय क्या था सर आपका? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। ये वाई मेरा कि पहला ही ऐसा ये जो टॉपिक था कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड जो है एक सर्विस क्लास, मिडिल क्लास सर्विस क्लास लोगों का जो है, मतलब मेरा फैमिली में सर सराउंडिंग रहा है। जी तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जो ये मिडिल क्लास मेंटलिटी और मिडिल क्लास जो सर्विस क्लास मेंटलिटी के जो लोग हैं, इनको सरवाइव करते देखा है। जी क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम में मेरे पिताजी जो है, जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हेड मास्टर हुआ करते थे। उसके बाद धीरे से प्रमोशन होके वो एज ए प्रिंसिपल होके रिटायर्ड हुए। तो जी उस टाइम में एक मतलब हेड मास्टर और क्योंकि गांव में रहते थे तो उनको ट्यूशन वगैरह ये वो तो उस टाइम में गांव में कोई ट्यूशन पढ़ता नहीं था। तो जी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने की वजह से ये इतनी बड़ी फैमिली, तीन भाइयों का जो एजुकेशन का खर्चा, और मेरे बड़े भैया भी बाहर पढ़ते थे, तो ऐसे तीनों भाइयों के लिए एजुकेशन हर चीज के लिए मतलब सैक्रिफाइस, कंप्रोमाइज लाइफ जो मैं सरवाइव कर किया हूँ, उसको बहुत ही मतलब करीब से देखा हूँ सर। जी तो ये जो एक डेफिनेशन याद आता है कि नौकरी जो है भूखे मरने नहीं देगी और तरक्की करने नहीं देगी। सही ये बात। चीज जो है दिमाग में उसी समय से घर कर गया था। जी तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ तो भी एक अपॉर्चुनिटी मिले कि जी ये सेक्रीफाइस लाइफ और ये जो कंप्रोमाइज लाइफ से छुटकारा मिले, ऐसा कुछ मौका मिले, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं मतलब अपना लाइफ को भी एक रिचेस्ट लाइफ, वेल्दी लाइफ और हेल्दी लाइफ बनाऊं, ऐसा मुझे लगता था। और जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी आया, तो मुझे लगा कि यही एक रास्ता है जहां से मैं अपने ड्रीम्स, अपने सपने और अपने ये जो कंप्रोमाइज वाली जो जिंदगी है, जी ये चेंज करके मैं जो है एक लग्जरियस लाइफ जी सकता हूँ। ऐसा क्योंकि मुझे शुरू से थोड़ा से लग्जरी लाइफ और अच्छे अच्छे जगहों में जाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, और मतलब बहुत बड़े बड़े शौक रहते थे उस जी टाइम में। जैसे एग्जांपल के लिए, उस टाइम में स्कूल में, गांव के स्कूल में लोगों बच्चों के पास साइकिल नहीं हुआ करती। जी तो मुझे लगता था कि मेरे पास बाइक होना चाहिए, जी बाइक होना चाहिए। और ऐसा मुझे लगता था। तो जब मेरा जॉब लगा तो सबसे पहले मैं जो है जॉब से जो है ना, सबसे पहले अपने लिए एक टू व्हीलर खरीदा। उस टाइम में बहुत फेमस टू व्हीलर हुआ करते थे हमारे कॉलेज स्कूल, हमारे टाइम में जी हीरो पुक करके। जी हीरो पुक करके एक बाइक हुआ करती थी, उसको जो है ना बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जब रेलवे में मेरा जॉब था तो उस टाइम में हम लोग जो है ना फिफ्थ पे कमीशन, मतलब उस टाइम में सैलरी उतनी हुआ नहीं करती थी, 10,000 रुपये सैलरी मिलता था। तो वो मेरे को मालूम है, वो हीरो पुक खरीदने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। जी तो मुझे लगता था पहले कि मेरा मैं भी जब अर्न करने लगूंगा, मैं भी जॉब करने लगूंगा, तो अपने शौक, अपने सपने को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जॉब मिलने के बाद कि वो एक टू व्हीलर खरीदने के लिए जो है बहुत जो क्राइसिस हुआ। जी और बोलते हैं ना कि एक जैसे ही उस बाइक को मैंने ले दे के खरीदा था, उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, विद इन 6 मंथ वो बाइक मेरी चोरी हो गई नागपुर से। अच्छा जी तो बाइक चोरी हो जाने के बाद सेकंड, फिर से उसी पहले ही गाड़ी को ले दे के खरीदा था, तो सेकंड बाइक को खरीदने के लिए मेरे पास उतना फंड और उतना कैपेबिलिटी नहीं था जी जॉब के ऊपर में। जी जी तो सर उस टाइम लगा कि जिस जॉब के लिए अपन सोचते थे कि जो जॉब मिलने के बाद लाइफ जिंगल वाला हो जाएगी, जी ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी और बार बार यही लगता था कि दूसरे बगल से कोई बाइक, अच्छी बाइक गुजरती थी, तो लगता था कि ऐसा बाइक मैं खरीदूं, लेकिन कैसे खरीदूं। और बहुत सारे और भी जो वो थे, जो कहना चाहिए जो शौक, अभी बोले शौक ही पूरा नहीं हो पा रहा, तो सपने की बात ही नहीं कर सकते। सही बात जो आदमी वही चीज समझ में आया कि नौकरी से जो है ना, कि ये तरक्की होने वाली नहीं है। और उसी टाइम में कहना चाहिए जरूरत, बोलते हैं कि ये बिजनेस को, टायर सेलिंग बिजनेस को
या तो नीडी करेगा या तो ग्रीडी करेगा। जी तो अपन नीडी भी थे और अपन ग्रीडी भी थे। जी तो एट द टाइम में जो है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया और इसको मैंने पॉजिटिवली ले लिया। जी। उस टाइम से वो मोमेंट था जब मैं इंडस्ट्री में आया। अच्छा सर, मीन्स वो वायदा सर, वो नीड और ग्रीड दोनों चीज का मिक्सचर सर। जी जी क्योंकि जी जी आपने सर मुझे एक कोई आंसर ना देके सर आपने मुझे ये समझाया कि किस तरीके से आपने इसमें इंटर हुए और आपका वाई कैसे क्लियर हुआ। जी आपने अपने पर्सनल लाइफ को चीज को बताया सर। जी जी जी। अब जैसे सर आपने मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा सर कि अब आपने आखिर माई लाइफस्टाइल को ही क्यों चूज किया सर? क्योंकि और भी कई इंडस्ट्री थी और भी कई चीज थे जब आप इसमें जा सकते थे, कई और जी जी कंपनियां चल जी रही जी थी उस टाइम पे भी, तो आपने माई लाइफस्टाइल को ही क्यों चूज किया सर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किए सर, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यही चीज लोगों को क्लियर हो जाए। जी क्योंकि अभी ये इंडस्ट्री को ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करना है कि नहीं करना है, ये मुद्दे पे तो अब लोगों को सर्चिंग और रिसर्च करने के लिए या सोचने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं रह गया है जी कि ये डायरेक्ट सेलिंग को करना है कि नहीं करना है। अभी टाइम है कि डायरेक्ट सेलिंग तो करना ही है, जी लेकिन कौन सा डायरेक्ट सेलिंग करना है। जी यही सवाल जो है मेरे अंदर भी आया कि इतनी सारी कंपनियां हैं, ये इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है। ये जी इंडस्ट्री के बारे में मैंने बहुत, जैसे कि आपको बताया कि मुझे बुक्स पढ़ने का और ये रिकमेंडेड बुक्स पढ़ने का इस टाइप से मतलब एक मतलब मेरी हैबिट्स है। रीडिंग अ बुक मेरी एक हैबिट्स में से एक है एट द टाइम ऑफ स्टूडेंट लाइफ। जी तो उस टाइम में इतना तो समझ में आ गया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करना ही चाहिए। जी वर्ल्ड वाइड सिनेरियो देखा इसका कि आज जैसे कि अमेरिका की अपन बात करते हैं कि अमेरिका का हर तीसरा जो मिलेनियर है कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से। जी जी सर, सही इतना बात। बड़ा इसका पोटेंशियल है, वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा पोटेंशियल है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग को नहीं करना है वाला तो कोई सवाल ही नहीं था। जी मेन मुद्दा था जो आपने क्वेश्चन किया जी कि कौन सा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को करना है। जी तो उस टाइम में मेरे स्टडी के टाइम में एक बहुत अच्छा एक टॉपिक मैंने स्टडी किया था कि हाउ टू सेलेक्ट ए गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। जी सर। ये बड़े 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 एक्सपर्ट्स और बहुत बड़े जो सक्सेसफुल जो नेटवर्कर हैं पूरी दुनिया के कहना चाहिए, जी उसमें से कुछ लोगों का एक ओपिनियन था कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करनी चाहिए। चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा है। जी कौन सा आप मतलब डायरेक्ट सेलिंग तो कर रहे हो, लेकिन कौन सी कंपनी के साथ आप जा रहे हो, कौन से सिस्टम के साथ आप रन कर रहे हो, जी ये डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर इस इंडस्ट्री में कैसा होने वाला है। तो उसी टाइम में एक फार्मूला है जो अभी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे, आपको लगेगा तो मैं ग्रुप में जो है लोगों को ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेरे पास सिलेबस का पीडीएफ फाइल है, उसको मैं आप लोग के साथ में शेयर भी कर दूंगा। उसमें एक कंटेंट में एक सब्जेक्ट है कि हाउ टू सेलेक्ट गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करेंगे। तो उसमें एक फार्मूला दिया हुआ है जिसको 5P फार्मूला अपन बोलते हैं। 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, आपके पास ढेरों सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज रन कर रही है। जैसे मैं आपको वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में बताता हूँ कि मलेशिया मलेशिया एक छोटी सी कंट्री है, नियर अबाउट 50 लाख अब उसकी पॉपुलेशन होगी। 50 लाख, 1 से 1 करोड़ के बीच में उसकी पॉपुलेशन होगी। उस छोटे से देश में 800+ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां रन कर रही है। 800 से प्लस कंपनी एक ही एक छोटे से स्टेट में रन कर रही है। तो सोचिए इतना बड़ा इसका पोटेंशियल है। और कहने का मतलब, तो जब 800 कंपनी है तो उसमें से कौन सी कंपनी को आप चूज करेंगे, इसका एक पैरामीटर है, एक स्टैंडर्ड है, उसको बोलते हैं अपन 5P फार्मूला। 5P जिस कंपनी के स्ट्रांग होंगे, प्रोफाइल, प्रमोटर, प्रोडक्ट, प्लान एंड प्रमोशनल सपोर्ट, तो ये पांचों चीज के ऊपर में जो स्टैंडर्डाइजेशन और जो मेरे सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिला पूरे एक निचोड़ के बाद, एक बेसिकली मैं इस कंपनी को आने के ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे कंपनियों के को स्टडी किया, और तब मुझे अपना सेटिस्फेक्शन मिला कि मुझे यदि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करनी है जिसमें करियर मुझे बनाना है, तो एट प्रेजेंट एक ही एक कंपनी है, वो है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग।
जी सर। तब मैंने AMI लाइफस्टाइल मार्केटिंग को आज से कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। जी सर। तो आपने सर हर एक पार्ट को आप समझा रहे हैं सर, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस है सर, जो आपके साथ गुजरा है सर। जी ओके। जी जी तो जैसे सर अब मेरा अगला जो क्वेश्चन है सर आपसे, जैसे आपने बताया आपने माई लाइफ स्टाइल को चूज किया, मैनेजमेंट को देख के, सारे चीज को देख के, फ्यूचर को देख के, उनका जो भी चीज को जी देख के सर। तो मैं जानना चाहूंगा सर, जैसे माई लाइफ में हमारा ATC और ZTC एक रैंक होता है सर, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर एंड जी टीम कोऑर्डिनेटर। मैं जानना चाहूंगा सर जी जी। आपका ATC टू ZTC का सफर कैसा था सर? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे सर। और इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा क्योंकि जो रैंक आपने जो क्राइटेरिया बनाया है ATC टू ZTC, जी तो ये जिस टाइम में कंपनी के पास पहले ये ATC करके और ये ZTC करके रैंक नहीं हुआ करते एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। जी बाद सर। में इसमें दो तीन और रैंक जोड़े गए, जिसमें से दोनों रैंक है आपका ATC और आपका ZTC। जी पहले TC हुआ करता था, DTC हुआ करता था, उसके बाद STC हुआ करता था, RTC हुआ करता था, NTC, ऐसा करके सीक्वेंस था। तो बीच में जो है ये ATC और ZTC का रैंक बीच में आया। जी तो ये जो ATC का जो रैंक जिसमें आया था, जी उस टाइम में कंपनी का एक कॉन्टेस्ट निकला था। जी फर्स्ट इंटरनेशनल जो है टूर निकला था जी आपका थाईलैंड का। जी तो थाईलैंड का जो फर्स्ट टाइम में जब टूर लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम में ये एकदम यादगार टूर था कहना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में यही रैंक मतलब यही इंटरनेशनल जो टूर लगा था, उसको अचीव करने के बाद ही मैं ATC बना। अच्छा। और उस टाइम में ये नया क्रिएशन किया गया था, ATC एक नया पोस्ट बनाया गया था। जी और मेरा थाईलैंड अचीवमेंट के साथ में पहली बार जो है इंटरनेशनल टूर कोई कंपनी का मैंने लॉन्च होने के बाद जो है पहली बार अचीवमेंट किया था। और उसी टाइम में ATC बना था, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं ATC जब बना था, उसके बाद मेरे को इंटरनेशनल टूर मिला था। और उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने, मेरे जो अपलाइन हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिया, KR साहू सर, जो आज एट प्रेजेंट NTC हैं, बहुत जल्दी CTC भी बनने वाले हैं सर जो है। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का वन का जो फर्स्ट पहला जो लीडर है मिस्टर BR भारद्वाज सर, जो एट प्रेजेंटली कोरबा में रहते हैं। हम तीनों ने हम तीनों रेलवे वाले हैं, और तीनों ने उस इंटरनेशनल टूर जो थाईलैंड का था, वो पहली बार जो है हम तीनों एक साथ अचीवमेंट ये। और उसी टाइम में मेरा ATC का रैंक हुआ था करके जो है ना, वो टाइम मुझे अच्छी तरीके से याद जी 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 सर। सही बात है है। सर। जी जी ये आपका ATC तक का सफर रहा सर, कि आपने ATC कैसे क्वालिफाई किया। अब यहाँ जी से जी जी ATC तक का सफर आपका कैसे रहा था सर? इसी में सर मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा सर, फिर आपको बताने में और आसानी हो जाएगा, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी जी में कवर हो जाएगा। कि सर अगला जो जी क्वेश्चन था मेरा, कि आपने टीम को कैसे बिल्डअप किया सर? ORG1 ORG2 दो ऑर्गेनाइजेशन हमें चलाना रहता है, तो आपका ATC से लेके जी 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 ZTC जी। तक का सफर, और आपका आपने कैसे टीम को बिल्ड किया, उन सारी चीज को एक बार मिक्स करके बताइए सर। अच्छा अच्छा। जी जी, ये बहुत अच्छे आपने क्वेश्चन किया सर। जी जैसे ही हम प्लान के हिसाब से हमको दो ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना पड़ता है। और फर्स्ट जब मैं मुझे फिर से मैं अपने अपलाइन KR साहू सर को थैंक्स करना चाहूँगा कि जब उन्होंने अपना पहला ऑर्गेनाइजेशन चालू किया, तो उनका जो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन चालू करने के बाद जो पहला जो ID है अभी, और जिस पहले बंदे के ऊपर में उन्होंने लगा कि ये बंदा जो है मेरे ऑर्गेनाइजेशन वन को पूरी तरीके से मेंटेन कर सकता है करके मेरे ऊपर बिलीव किए, और मुझे वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका दिए कि KR साहू सर जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, उनका ऑर्गेनाइजेशन वन का पहला बंदा जो है, जो वो सर जो है नागपुर महाराष्ट्र में रहते हैं, और उन्होंने अपना पहला ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किए। और वो छत्तीसगढ़ का पहला जो ID है, वो ऊपर वाले की कृपा और हमारे ग्रेट अपलाइन की दुआ है जो मुझे मिला सर। तो जी मुझे सर। ये बात का हमेशा से गर्व रहेगा
कि सर के ऑर्गेनाइजेशन का वन का पहला बंदा मैं हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि इसी चीज को अपने को डुप्लीकेट करना है, आपका जो पहला ऑर्गेनाइजेशन का पहला बंदा बोले आपको स्टार्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट का ही बिजनेस है बोलते हैं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन वन का जो पहला लीडर है वो मिस्टर B.R. भारद्वाज सर हैं, जो रेलवे में एज ए चीफ क्रू कंट्रोलर करके एक पोस्ट है, उस पोस्ट में सर जो है अभी सर्विस दे रहे हैं कोरबा लॉबी में। तो वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया। और रही बात डेवलपमेंट की, आप जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किए कि उस टाइम में हम लोग इसको बहुत ही कहना चाहिए, एक बहुत अच्छा कहावत है कि जो सफलता है, जो सक्सेस है, या जो रिच क्वालिटी आपके अंदर चाहिए, तो ये इत्तेफाक नहीं होता, ये एक संयोग नहीं है, ये क्या है, चुनाव है। अमीरी संयोग नहीं होता है, अमीरी चुनाव होता है बोलते हैं। सक्सेस इज ए नॉट ए ऑप्शन, इज ए चॉइस। तो उस टाइम में हम तीनों ने फिर क्लब हो गए, और उस टाइम में मेरे ख्याल से हिमालय स्टाइल मार्केटिंग में ऐसा कहीं पर शायद ही कोई ऐसा टीम मिलेगा जिसमें ये, जैसे मैंने अपलाइन अपने KR साहू सर के बारे में बताया, मैं भारद्वाज सर, तो हम तीनों जो है एक दूसरे के अपलाइन भी हैं और एक दूसरे के डाउनलाइन भी। अच्छा। तो ऐसा हम लोगों ने इसको अचानक से बिजनेस में आ गए या अचानक से हम लोगों ने आईडी लगाया, ऐसा नहीं। ये हमारे पूरे तरीके से प्लानिंग की हुई है कि आने वाले टाइम में हमको किस टाइप से इसको बिजनेस को आगे लेके जाना है, क्योंकि हम लोग इसको आजकल के लिए एक साल 2 साल के लिए नहीं, इसमें अपने आने वाला अपना कैरियर तो बनाना ही है। आने वाला हमारा 3 जनरेशन तक, जैसे मैंने बताया कि नौकरी सेक्रीफाइस वाले जॉब से जो है कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ से जो है छुटकारा पाने के लिए इंडस्ट्री में मैंने आया है करके, तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाला 3 जनरेशन मेरा जो है वो वापस से बैक फुट में जाके जॉब करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। करके हम लोगों ने बहुत ही डीपली और आगे की सोच के हम तीनों जो है एक दूसरे के अपलाइन भी है, एक दूसरे के जो है डाउनलाइन भी है। ऐसा हम लोगों ने आईडी लगाया और हम लोगों ने काम स्टार्ट किया बिजनेस को डेवलप करने के लिए। भिलाई हमारा जो जहाँ से मैंने आपका बताया कि अब मैं अपना एजुकेशन करियर स्टार्ट किया था, वहीं से बिजनेस का भी मेरा इत्तेफाक ऐसा है, कोइंसिडेंट ऐसा है कि भिलाई से ही हम लोगों ने फिर इस बिजनेस को डेवलप करने की प्लानिंग की। अब भिलाई से डेवलप करने के लिए प्लानिंग की है तो KR साहू सर रहते हैं नागपुर में, मैं बिलासपुर में, भारद्वाज सर उस टाइम में जो रायगढ़ में रहा करते थे। तो हम लोगों ने इसको डेवलपमेंट करने के लिए आपका दुर्ग में एक 5,500 का जो है एक घर जो है रेंट पे लेके हम लोगों ने इसको डेवलपमेंट करने के लिए प्लानिंग किया। मतलब जब जब जिसको जिसको रेस्ट मिलता था या कभी एक साथ भी मिलते थे, जब जब अपना जॉब से अपने को टाइम मिलता था तो हम लोग पहुंच जाते थे दुर्ग, और वहां पर जो है ना वन टू वन लोगों से मिल के वहां से हम लोगों ने बिजनेस स्टार्टअप किया। तो ये तो हो गया मेरा ऑर्गेनाइजेशन वन, यहाँ से जो है पूरी तरीके से एकदम सॉलिड बेस के बुनियाद बन गई थी और बहुत अच्छे तरीके से रनअप चालू हो गया था। फिर अपने को सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंटेन करना। तो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ये जो मैं एक क्वेश्चन किए तो बहुत अच्छा एक गोल्डन मोमेंट याद आया कि जैसे ही हम भारद्वाज सर को मैंने ऑर्गेनाइजेशन वन में लेके आया, तो ऐसा नहीं कि मैंने उनको बताया और वो आ गए। ये एक कहना चाहिए मेरे ख्याल से किसी लीडर के साथ में ये बहुत ही मोटिवेशनल वाला पॉइंट है कि जैसे अपन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं तो सोचते हैं कि हम किसके पास जाए, किसको बताएं। तो आज जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन वन का जो लीडर है भारद्वाज सर, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो उनके पास मैं नहीं गया था, वो मेरे पास आए। अब वो कैसे आए कि उनका इत्तेफाक ऐसा था कि जब मेरा प्रमोशन होके मैं ट्रांसफर होके यहाँ से बिलासपुर से लोको पायलट पे मेरा प्रमोशन हुआ, तो मैं ब्रिजराज नगर करके उड़ीसा में एक हमारा डिपो है, वहां पे मेरी पोस्टिंग हुई। तो भारद्वाज सर पहले से वहां पे थे,
और जैसे ही मैं वहां पे वो एक रेलवे क्वार्टर को अपने नाम से अलॉट करा के वहां रहते थे, जी जब मैं ब्रिजराज नगर पहुंचा तो उनका ट्रांसफर हो गया रायगढ़। जी तो मेरे को वहां पे रहने के लिए एक रूम की जरूरत थी, तो मैंने सर को बोला, भारद्वाज सर को, कि अ, ये रूम में आप मेरे को दे दो, जो आपका रेंट कटता होगा वो मैं आपको दे दूंगा। जी तो वो उन्होंने मुझे वो चाबी दिया। जी अब वो चाबी देके ट्रांसफर हो गए, रायगढ़ आ गए, और मैं जो है वो 3 महीने तक जो है ड्यूटी नहीं गया। जी ड्यूटी नहीं गया था क्या कि आदमी बोलते हैं कि जैसे ही कुछ आदमी कुछ करने की सोचता है, स्थितियां हमेशा जो है ना सम नहीं रहती है। जी और हमेशा जैसे ही आप कुछ नया करना चाहेंगे तो परिस्थितियां आपकी विषम परिस्थितियां रहेंगी। तो विषम परिस्थितियां मेरी बन गई थी कि मेरा ट्रांसफर हो गया था, मैं फैमिली से दूर चले गया था, और नया जगह था, नया मतलब जॉब था, प्रमोशन होके गया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और नौकरी से अपने को थोड़ा से एलर्जीपन चालू हो गया था जब से इंडस्ट्री में आए थे। जी तो इसको डेवलप करने के लिए मैं जो है 2-3 महीने तक गायब हो गया था। जी तो वो जो है उनको 2-3 महीने तक उनको रेंट भी नहीं दे पाया था मैं, जी मुलाकात ही नहीं हो रही थी। जी तो वो पूछे कि ये बंदा कहाँ गया है, जी दूसरे से पूछते थे। तो लोग जो है जैसे ये इंडस्ट्री के बारे में, जैसे लोगों के अंदर जो फ्यूमर फैला हुआ है, जो नेगेटिविटी है, उसी हिसाब से जवाब देते थे। अरे वो सागर की बात कर रहे हो तुम, देव सागर की बात कर रहे हो, अरे वो तो कुछ ऐसे कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, कुछ टोपी पहनाने वाला काम चालू किया है अभी, वो लोगों को पकड़ रहा है, लैपटॉप में क्या क्या प्लान बताते रहता है, और वो गायब है, वो ये कौन नौकरी सी छोड़ साल दिया है। जी सर। ये कौन सा साल का बात है? ये सर 2011-12 की बात है। जी जी सर हाँ हाँ, तो उस सर जो है फिर वो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आया कि ये इतना, क्योंकि वो मुझे पहले से जानते थे, इतना मतलब सिंसियर बंदा ऐसे इस टाइप से डिसीजन तो लेगा नहीं, और जी यदि वो कुछ कर भी रहा है तो जी ऐसी ऐसी कंपनी नहीं कर रहा होगा। जी वो उसके अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी आया कि आखिर ये बंदा 2-3 महीने से गायब कहाँ। जी तो वो जो है मेरे को फोन करके स्टेशन से जो है ना रिक्शा पकड़ के मेरे घर पे आए, जी बिलासपुर, जी और बोले कि आप ये नौकरी वोकरी से छोड़ के छुट्टी मार के आप कर क्या रहे हो। जी तो अपन नए नए थे उस टाइम में, कोई भी नया बंदा रहता है तो अपना के सामने वाला पूछता है कि आप क्या करते हो, यही मौका चाहिए रहता है। जी अपन ने लैपटॉप खोल के उनको पूरा जो है एम आई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग का प्लान बता दिया। जी बाद में मुझे पता चला, देखिए ये मोटिवेशनल पॉइंट है कि एक इतना बड़ा मेरा लीडर जो है, मैंने उनके पास नहीं गया, वो मेरे पास आए। जी तो कहते हैं ना, किसी के आपका एक्शन ही किसी के लिए मोटिवेशन का काम कर सही देता है। बात है सर तो जी मैंने जो 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 काम करना चालू किया तो उसके अंदर एक मोटिव वो आया कि मोटिवेशन आया कि आखिर ये कर क्या रहा है, और इसको मेरे को भी करना चाहिए। जी मुझे बाद में पता चला कि वो भारद्वाज सर एंड उनकी फैमिली जो है ऑलरेडी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपनी खुद की ऑपरेट कर कर चुके थे। अच्छा जी उनकी उनकी खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, जो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनको वाइंड अप करना पड़ गया था। जी तो कहने का मतलब ये है कि वो ये इस इंडस्ट्री के बारे में पहले से जानते थे, जी और उनको जो है बोलते हैं कि आप इस प्लान को जब आप शेयर करते हैं, अब नेटवर्क मार्केटिंग में आपके आने का जो एक्सपीरियंस है उसको सामने वाले के साथ में जरूर शेयर करिए। तो जी मैंने, अब जैसे आप शुरुआत में पूछा था कि माई लाइफ ही क्यों, तो अपन ने उसको जो जिस रीजन से मैंने माई लाइफ को चूज किया था वही रीजन उनको बताया, जी और वो उस वजह से वो जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, और अपने साथ काम करने के लिए तैयार हुए। तो ऐसा नहीं है कि तैयार हो गए, बोले फॉर्म भर दो, ये लोग पैसा करके दे दिए, जी काम कर दिए। तो जैसे अपन एक प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूँ अपने को ये इंडस्ट्री के बारे में, जैसे अपन प्लान देते हैं, लोग पॉजिटिव रहते हैं, अ, और काम करने के लिए तैयार भी है। क्लोजिंग के टाइम में आपको पहला उनका क्वेश्चन रहता है अभी पैसे नहीं। जी तो ये बहुत यादगार पल है कि वो जो 3 महीने का जो रूम का रेंट जो उनको देना था भारद्वाज जी सर को, मेरे को, जी वो जैसी क्वेश्चन बोले कि सर, बोले आपका प्लान बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छी है, इसमें काम कर, इस पे काम तो करेंगे, बोला आईडी लगा दीजिए, लेकिन अभी पैसे नहीं। हम्म, तो मैंने भी बोला सर ठीक है सर, बोले आपके जो 3 महीने का रूम का रेंट बचा हुआ है उसमें उसमें आपका आईडी लगा दे। जी तो ऐसे इनका आईडी लगाया गया था।
जी जी और तो ये इस तरीके से मुझे मेरा पहला ऑर्गेनाइजेशन वन स्टार्टअप हुआ। देन आफ्टर मेरे सेकंड ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर है जो बहुत ही मेरे लाडले लीडर है, सनील नायर करके हैं, जो ये भी एक हमारा एक कोइंसिडेंट था जी कि हम दोनों बिलासपुर में एक ही रेंट के मतलब फ्लैट, उसमें फ्लैट में एक ही अपार्टमेंट में रहा करते थे। सर जो है ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहा करता था। सर बेसिकली जो है यूनिवर्सिटी जो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनका जॉब है, जी और उनके यहाँ मैडम भी टीचर है, तो हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे। मुझे ये पता चला था कि ये इस टाइप से बहुत सारे काम करके बैठा हुआ जी है लाइक दैट। और उस टाइम में प्रेजेंटली उन्होंने जो इंश्योरेंस का भी काम करते थे, जी प्राइवेट एक सेक्टर का इंश्योरेंस का था कि अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक कंपनी थी। मैं उस सर से जो है, नायर सर से अपने लिए एक पॉलिसी भी लिया था, बहुत अच्छा पॉलिसी दिए थे सर जो है। जी बाद वो तो मैच्योर्ड भी हो गया और मुझे उसका पेमेंट भी हो गया। उस समय मुझे पता चला कि ये बंदा जो है एमवे और आरसीएम ऐसी बहुत सारी इस टाइप की कंपनी ऑलरेडी कर चुके हैं। जी और उसके बाद मुझे ये चीज समझ में आया कि अपन जैसी इंडस्ट्री में आते हैं, अपने प्लान समझ में आता है, तो अपन दिमाग में आता है कि अपन पहले आदमी उनको बताएंगे जो इस टाइप से काम को ऑलरेडी करते हैं या कर चुके हैं। जी तो एक चीज समझ में आया कि ये बंदा जो है बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग भी कंपनी कर चुका है, इसको एक्स्ट्रा इनकम का इसके अंदर जो है ना मतलब दिमाग में इसके है कि एक्स्ट्रा इनकम करना चाहिए करके पहले से ये कर चुके हैं। जी तो अब मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा था कि ये अभी ऑलरेडी हम तो नए हैं, हमको तो अभी प्लान व्लान ठीक से फ्लुएंसी भी नहीं आया है, नए हैं। तो ये पुराना ऑलरेडी एमबीए भी किया हुआ है, आरसीएम भी किया हुआ है, इतना बड़ा टीम बना के बना चुका है ये। जी तो इनको मतलब मैं आप बताऊंगा तब बताऊंगा करके वो तब वो बैकग्राउंड बना रहा था। अचानक से मुझे पता चला कि अब एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो उनके बारे में भी पूरी अपन एक फैमिली मेंबर की तरह थे, एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो जी बच्चे बच्चे सब एक साथ खेलना वेलना। तो एक चीज समझ में आया कि सर को जो है ना एक माइग्रेन का प्रॉब्लम हुआ करता था उस टाइम। और पता चला कि वो माइग्रेन उनको बाई मतलब बचपन से माइग्रेन का प्रॉब्लम था। और माइग्रेन का प्रॉब्लम से किसी को कितना तकलीफ होता है मैं बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे और उनको आए दिन ये प्रॉब्लम हुआ करता था। जी तो उनको मैंने बोला, ये प्लान वगैरह कुछ बताया नहीं, उनको बोला कि सर बोले आपको एक माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा है, तो हमारा हमारी कंपनी के पास एक बहुत अच्छा प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है, हाई एंटीऑक्सीडेंट वाला हेल्थ ड्रिंक है। और ये सर में जब आप माइग्रेन के टाइम में आपका जब दर्द होता है तो उसके लिए एक तेल है करके, एक महाभृंगराज का जड़ से डूबा हुआ ऑयल है करके उनको बताया। तो सर बोले कि बोले एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो वो ट्राई किए और आप विश्वास नहीं करोगे कि विद इन 1 मंथ, मतलब वो 95 का पैकेट खत्म होने से पहले उनको अमेजिंग रिजल्ट आया, अनबिलीवेबल रिजल्ट। जो जिसके लिए वो बचपन से कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट उनका कंटिन्यू चल ही रहा था, वो उसके ऊपर में ये पहला ऐसा प्रोडक्ट था जो उसको एकदम से माइंड ब्लोइंग रिजल्ट दिया। तो सर जो है पुराने खिलाड़ी थे, वो खुद ही आके बोले, सर बोले ये इसके इसमें और कुछ प्लान, इनकम प्लान वगैरह इसका क्या है, इसका आप बताइए मेरे को। तो तब उनको जो है अपने घर में बैठा के मैंने मैं लाइफ स्टाइल मार्केटिंग का प्लान दिया था। और उस दिन से लेकर के आज तक इतना मतलब डायनेमिक और एकदम नेवर नेगेटिविटी, कभी भी उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं आया। और वो पहले से मास्टर खिलाड़ी थे, है ना। कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट के मैच में मतलब टीम में, अपने टीम में मैंने ऐसे प्लेयर को ले आया था जिनको अपन बोलते हैं कि हाइट में कम और फाइट में ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मास्टर मतलब उनको बैट पकड़ना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी कि आपको बैट ऐसे पकड़ना है, प्लान ऐसे देना है। ऐसे खिलाड़ी को मेरे पास आए कि वो प्लान व्लान देने में एकदम एक्सपर्ट आदमी। और उस दिन से लेकर के आज तक वो मेरे सेकंड ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर हैं, और एट प्रेजेंट आरटीसी प्लस स्टार पर्ल के रैंक पे है। जी जी तो ऐसा जो है
फिर धीरे धीरे उनके साथ में और लीडर्स मिलते गए और हम लोगों ने अलग अलग सिटीज में, आपका रायगढ़ में, कहना जी भिलाई में, बिलासपुर में, ऐसे अलग अलग पॉकेट में जो है ना लीडरों के साथ में जो है 1-to-1 किया करते थे। और मतलब हमारा, मेरा भारद्वाज सर और KR साहू सर का, हम लोग का जो क्लोजिंग रेशियो है वो 100%। जी यदि हम तीनों तीनों एक साथ कहीं पे बैठ गए तो जिसके पास बैठ गए उसकी क्लोजिंग 101% है। इसलिए हम लोग को हमारे ग्रुप में जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है। जी। अच्छा। और ये इस टाइप से हम लोग का जो है, ये हम लोगों ने धीरे धीरे करके अपने टीम को बिल्डअप किया। जी सर, ये आपने मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जर्नी समझा दिया सर, कि अभी तक आपने कैसे पहुंचा, अभी तक का जो आपका जर्नी है वो सब समझा दिया आप लोगों ने। जी जी सर। सर, जी सर, जी सर। ओके सर, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया सर कि किस तरीके से हमने बिल्डअप किया, हर एक स्टोरी, हर एक कोई पॉइंट बताया सर आपने कि। जी और जी मुझे उम्मीद है सर कि जब आने वाले टाइम पे हम भरद्वाज सर का, नायर सर का जब हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उनके साथ में, तो ये सब चीज के बारे में हम जो डिस्कशन जब करेंगे तो मुझे बहुत सा चीज उनके जी बारे में पता चल गया सर। अब आगे बढ़ते हुए जी सर। जी जी जी। अब आगे बढ़ते हुए सर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि थोड़ा पैसिव इनकम तो समझाया सर, क्या होता है पैसिव इनकम? जी। ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने बोला सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आपने। और ये पैसिव इनकम के रीजन के वजह से ही ये इंडस्ट्री का चार्म है, क्योंकि हर जगह कमाई करेंगे, काम करेंगे तो हर जगह कहीं से भी हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, कहीं से भी हो, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन काम नहीं करने के बाद भी यदि पैसा मिलेगा तो वो ओनली पॉसिबल है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और ये इनकम जिसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम बोलने से नाम से ही समझ में आता है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, जिसको हिंदी में बहुत अच्छा इसका डेफिनेशन करते हैं सक्रिय आय और निष्क्रिय आय। मतलब आप सक्रिय रहना पड़ेगा आपको, तब आय होगी। और पैसिव इनकम बोलने से निष्क्रिय आय, जब आप काम नहीं भी करेंगे तो पैसा आएगा। ये क्वेश्चन आपने मुझे बोला बहुत, क्योंकि इसको मैंने बहुत करीब से देखा है। ये मेरे इस जर्नी में, इस बिजनेस के दौरान, ये अपने लाइफ की जर्नी में, अभी लास्ट ईयर एट द एंड ऑफ 2019 के लास्ट लास्ट में मेरे को एक बहुत बड़ा सीवियर जो है बॉडी का एक मतलब फिजिकल प्रॉब्लम हुआ था, जिसके चलते मैं 6 महीने तक हॉस्पिटलाइज। 6 महीने तक हॉस्पिटलाइज होने के बाद बोलते हैं कि जिस नौकरी के लिए लोग आज के डेट में पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक ही टारगेट रहता है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स लोगों का, कि कैसे तो भी एक जॉब मिल जाए। और लाइफ में यदि जॉब मिल जाए, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइफ मिल जाए, जॉब मिल जाए तो लाइफ जिंगल आला। मतलब अपनी लाइफ सेट है, अपनी लाइफ सिक्योर्ड है, ये सोचते हैं। सिक्योर्ड ये जो वर्ड है, ये कब मुझे समझ में आया, जब मैं वो 6 महीने के दौरान कोई भी जॉब में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी जॉब में मोस्टली आपको, जब आप जॉब पे नहीं जाओगे तो पेमेंट या उसका जो सैलरी आपकी तब तक बनेगी जब तक कि आपके अकाउंट में छुट्टियां हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि 6 महीने तक मैं हॉस्पिटलाइज था, और अपन ये मार्केटिंग मार्केटिंग के चक्कर में वैसे भी अपने पास छुट्टियां बची नहीं थी, अपन छुट्टी मैक्सिमम ले चुके थे। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 6 महीने के हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान मेरे को जो मेजर सर्जरी हुआ था, उस सर्जरी बाद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, जिसके वजह से मेरा जो मतलब रिकवरी बहुत लेट से हुआ, तो 6 महीने से ऊपर मेरे को लग गया था। और करीब करीब 5.5 लाख रुपए जो है ना डॉक्टर ने वहां पर जो है हॉस्पिटल का मेरा खर्चा था। उसके बाद वो 6 महीने के दौरान जो है मेरी छुट्टियां बची, तो सिर्फ 2 महीने मेरे को रेलवे से सैलरी आया। जहाँ से अपन बोलते हैं कि लाइफ झिंगल वाला होने वाली है करके, रेलवे की नौकरी है करके प्राउडनेस लोग मतलब कोई भी जॉब में होकर के एक अपने अंदर उनको प्राउड फील होता है।
वो वहां से वो 2 महीने की छुट्टी खत्म होने के बाद जो है ना 4 महीने का जो मेरा सैलरी स्लिप जो पे स्लिप आता है उसमें लिखा रहता था LWP, लीव विदाउट पे। मतलब आप छुट्टी पे हो लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, आपकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है। जी तब मुझे वो समझ में आया कि ये पेसिव इनकम क्या होता है। और उस वो 4 महीने वो 4 महीने हॉस्पिटल का जो खर्चा हुआ वो अलग, जो मेरा रूटीन खर्चा हो रहा था वो अलग, और रेलवे से पेमेंट बंद था। और उस टाइम में मैं कोई कोई भी प्रकार का काम नहीं कर पा रहा था, मैं बेड में था। इवन तक के जो है ना माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग जो अपना नेटवर्क मार्केटिंग वो भी आउट ऑफ फील्ड था, मैं फील्ड में जा ही नहीं पाता था क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज था। और लेकिन उस दौरान वो 4 महीने का जो टाइम था, उस दौरान ऐसा कोई हफ्ता, ऐसा कोई महीना नहीं गुजरा होगा जहां से MI लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ने मुझे पे आउट न दिया हो। और थोड़ा मोड़ा नहीं, उस टाइम में कहना चाहिए मिनिमम 40,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का महीने का जो है पे आउट आया है MI लाइफ स्टाइल मार्केटिंग से। तब मुझे समझ में आया कि ये पेसिव इनकम क्या होता है। और जितना करीब से मैंने पेसिव इनकम को अपने अंदर फील किया है जी। उतना शायद किसी को नहीं हुआ होगा। मुझे लगता है सर इसका कोई डेफिनेशन का जरूरत नहीं बच गया सर कि पैसिव इनकम क्या होता है करके। जी 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 एक्टिव और जी पैसिव जी हमको सर, सब जी कुछ सर, पता है सर अब। जी जी तो सही बात है सर, हर क्वेश्चन का आप एक रियलिस्टिक आंसर देते जा रहे हैं सर, जिससे समझना हम लोग के लिए जी। और आसान। कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत ही नहीं है सर कि पैसिव इनकम बोलते किसको। प्रैक्टिकल, जी जी जी, प्रैक्टिकल चीज को बता रहा हूँ सर, मेरे साथ जो हुआ है जी वो प्रैक्टिकल चीज को बता रहा हूँ। क्योंकि भाई ऐसा कहना चाहिए मैं कोई बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए राइटर या बहुत बड़ा कोई लीडर वक्ता नहीं हूँ, कोई स्पीकर नहीं हूँ, कोई ट्रेनर नहीं हूँ जो किसी चीज को डिफाइन करूँ। मैं जो आप पूछ रहे हैं उसका मैं प्रैक्टिकली जो मेरे साथ एक्चुअल में क्या हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। जी जी सर, सही बात है सर। अब आगे बढ़ते हुए सर, अब कंपनी से रिलेटेड, काम के रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ रहेंगे सर। ये तो हमने अभी तक पूरा आपका सिनेरियो को जाना हम लोगों ने। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कुछ बिजनेस रिलेटेड जी क्वेश्चंस सब आपके साथ रहेंगे सर। जब आपने काम को स्टार्ट किया सर, जी तब कितने प्रोडक्ट्स थे सर माई लाइफ में? उस टाइम में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो अपने पास जैसे कि अभी आप लोग को मालूम है होना चाहिए कि हमारे पास मैं लाइफ स्टाइल मार्केटिंग में हम लोग 6 ब्रांड को जो है ना अभी रन कर रहे हैं। जी जिसमें से हमारा एकदम जो लीडिंग ब्रांड है, जो एकदम मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, बेस्ट है, हेल्थ केयर अवार्ड से नवाजा गया ब्रांड है, एलिमेंट वेलनेस, उस टाइम में नहीं थी। जी उस टाइम में हमारे अपने पास सिर्फ और सिर्फ भी गिन 10। जी जी जी, हाँ सर, ये जो आप बोले कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उस टाइम में हमारे पास जो ब्रांड है जी ओनली फॉर ऑन एंड ऑन करके जो हमारा जो ब्रांड है, जो सप्लीमेंट के ऊपर में जो ब्रांड है, जिसमें से गिनती के 10 प्रोडक्ट। जी और उस टाइम में हमारे पास जैसे अभी 6 ब्रांड है, इस टाइप से किसी भी ब्रांड का उस टाइम में लॉन्चिंग नहीं हुआ था। उस टाइम में एलिमेंट वेलनेस भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ऑन एंड ऑन के 10 प्रोडक्ट थे। जी। सिर्फ 10 प्रोडक्ट से आप लोगों ने सर काम को स्टार्ट किया, जिसमें से मेजर प्रोडक्ट उसमें 95 हुआ करता होगा शायद सर। बस बस सर, 95 हमारा उस टाइम एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग से लेकर के अभी तक का हमारा मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट में से एक है और मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है सर वो। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है सर कि आखिर इतने कम प्रोडक्ट्स में, जनरली लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्ट जी सेलिंग करें तो हमें वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास रहे, जिसमें से हम किसी को भी कुछ भी प्रमोट कर सके। लेकिन सर इतने कम प्रोडक्ट्स में भी आप लोगों ने काम किया, और मैनेजमेंट पे आप लोगों ने इतना विश्वास कैसे रखा सर कि नहीं आने वाले टाइम पे हमारे पास और प्रोडक्ट्स रहेगा? आपने आपको अपने मोटिवेट कैसे रखा सर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे सर आपने कि ये 10 प्रोडक्ट उस टाइम में, दो क्वेश्चन हैं आपके जिसमें मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि एक तो एक कम प्रोडक्ट के ऊपर में आप इतने कम प्रोडक्ट के ऊपर में कैसे आप लोगों ने स्टार्टअप किया। देन आफ्टर आप लोग को कैसा मैनेजमेंट के ऊपर में बिलीव था कि आगे आने वाले टाइम में और रेंज या ब्रांड्स प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे करके। तो इसको पहले क्वेश्चन का आंसर ये था कि ये जो 10 प्रोडक्ट, ये 10 प्रोडक्ट में से दसों के दसों जो है ना पावरफुल प्रोडक्ट है, सबसे पहली बात। और उस टाइम में जिस टाइम में ये इनके हमारे पास 10 प्रोडक्ट थे,
उस टाइम के बहुत सारी कंपनियों के पास जो है ना ये 10 प्रोडक्ट भी नहीं हुआ करते। उस टाइम में मोस्टली मार्केट में पैकेजिंग सिस्टम चलता था कि आपको एक बिजनेस को ज्वाइन करना है तो आपको ये पैकेज लेना पड़ेगा, जिसको ज्वाइनिंग पैकेज के नाम से बोलते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो जब माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग का जब प्लान लॉन्च हुआ तो इस चीज में जो है बहुत बारीकियों से उस चीज को एडॉप्ट किया गया, जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को लोग जो है मतलब एडॉप्ट नहीं करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। सब उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन था ज्वाइनिंग पैकेज वाला। और ज्वाइनिंग पैकेज का जो रिस्ट्रिक्शन था इसलिए लोगों को इरिटेट करता था, क्योंकि ये उस पैकेज में जरूरत के सामान नहीं हुआ करते। मतलब आपकी चॉइस का प्रोडक्ट उसमें रहेगा नहीं। उसमें कंपनी ने जो प्रोडक्ट जो पैकेज में जो और मोस्टली जो है ना यूजलेस प्रोडक्ट हुआ करते थे, सूट लेंथ हुआ करते थे। उस टाइम में मेरे को मालूम है कि लोग जो है कई लोग उस टाइम में तो शादियों में जो है ना सूट नहीं बनवाया करते। तो शादी के बाद कहाँ से सूट खरीदेंगे बिजनेस चालू करने के। सूट लेंथ हुआ करता था, आपका सोलर लैंप हुआ करता था, गैस सेफ हुआ करता था। इस टाइप से जो यूजलेस प्रोडक्ट्स मतलब रिक्वायरमेंट उस टाइम में नहीं हुआ करती थी, उस टाइप के ऐसे प्रोडक्ट्स थे। और उस टाइम में हमारे पास ये जो 10 प्रोडक्ट थे वो जो है ना 10 में जो है ना मतलब बहुत पावरफुल प्रोडक्ट था, जिसमें सभी चॉइस के प्रोडक्ट थे। और यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं कि आपको कोई ये लेना है। चाहे तो आप जो है 5,000 का जो है सिर्फ 95 लेके ज्वाइन कर सकते हैं, या अदरवाइज जो आप जो भी 10 प्रोडक्ट है हमारे पास। टूथपेस्ट था, जो हर्बल का जो टूथपेस्ट है, आज भी वो प्रोडक्ट जो है एकदम रनिंग में और एकदम मोस्ट यूजेबल प्रोडक्ट है। आपका महाभृंगराज ऑयल था, ये साबुन थे जो ऑन एंड ऑन के साबुन थे, न्यूट्रीलाइफ था, प्रोटीन पाउडर था। ऐसे जो जो भी प्रोडक्ट थे वो एकदम बिल्कुल यूजफुल और रिक्वायरमेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और दूसरा आपके क्वेश्चन का जो आंसर मैं देना चाहूंगा कि आपने बोला कि कंपनी के ऊपर में कैसे, मैनेजमेंट के ऊपर में आपको कैसे, आप लोग को बिलीव आया कि आप ये कंपनी आने वाले टाइम में और अपने रेंज बढ़ाएंगे। तो एक चीज सबसे पहले मैं एक जैसे कि आपको मैं स्टार्टिंग बताया था कि मेरे को ये बुक्स रीडिंग वगैरह मेरा बहुत एक हैबिट रहा है। तो एक बहुत एक बुक है जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रेटेस्ट नेटवर्कर इन द वर्ल्ड, दुनिया के महानतम नेटवर्क का एक एक बुक है जो आपको अमेजन वगैरह में भी मिल जाएगा। उसमें उस बुक में मैंने एक बहुत बड़े नेटवर्कर का एक लाइन पढ़ा था कि जिस कंपनी के साथ में आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ में यदि जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, तो उस कंपनी के पास एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट सबको हो और वो किसी और के पास ना। तो उस लाइन को फुलफिल करता हमारा 9E5 एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग से लेकर के आज तक जो है सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। और इसका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट नहीं आया है कि ये 9E5 टाइप का इस कंपनी में भी है। ऐसा प्रोडक्ट एकदम यूनिक प्रोडक्ट है। और जिस हिसाब से अभी का ये जो पैंडेमिक जो सिचुएशन बना है, उस टाइम में जो है ना ये हमारा 9E5 प्रोडक्ट जो है ना एकदम पावरफुल प्रोडक्ट है और मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। अभी भी आज मॉर्निंग में भी मैंने जो है ना 9E5 से अपने आज भी अपने दिन की जो शुरुआत जो है ना 9E5 से करता हूँ। सेकेंड ये जो आपने क्वेश्चन किया था कि कंपनी जो रेंज बढ़ाने वाली है, तो कभी भी आप जिस कंपनी के साथ में एसोसिएट हो रहे हैं उस कंपनी के जो लीडर्स हैं, उस कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो जैसे आपका उस कंपनी का विजन और मिशन क्या है, इस चीज को आपको यदि क्लियर कट रहेंगे, उसके अंदर आप अटैचमेंट रहेगा, उसको नॉलेज में आपका रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली। तो आज भी आप कंपनी के जो वेबसाइट्स वगैरह देखेंगे तो उसमें कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन लिखा हुआ है। और ये जब लॉन्चिंग हुआ था, क्योंकि एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग में हम लोग प्री लॉन्च से, जब कंपनी प्री लॉन्चिंग किया था 2013 में, तब से हम इस कंपनी के साथ एसोसिएट। तो उस टाइम में कंपनी के प्री लॉन्चिंग मीटिंग्स चारों मेट्रो सिटीज में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, दिल्ली में, इस टाइप से प्रोग्राम्स हुआ करते थे।
और इसमें डायरेक्टली कंपनी के जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, जिसमें आके कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जो हम लोगों को बताया गया, तो उसी समय समझ में आ गया था कि ये कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने प्लान को डिजाइन किया है और उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाले हैं। और ये होने के जस्ट करीब 8-9 महीना पहले की बात है, मतलब 8-9 महीना बाद, लॉन्चिंग होने के 8-9 महीने के बाद, करीब 1 साल के बाद जो है ना, कंपनी ने अपना मोस्ट पावरफुल ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है एलिमेंट वेलनेस। और वो लॉन्चिंग के टाइम में डीवी नारायणा सर का जो है वहां पर स्पीच और इसके प्रोडक्ट्स के रेंज के जो मतलब की पॉइंट्स जो बताए थे, उसी समय से समझ में आ गया था कि ये पूरे आयुर्वेदा सेक्टर में, वेलनेस सेक्टर में बूम करने वाला है, जो है ना रेंज आने वाला है करके। और आज रिजल्ट आपके सामने है। हमारा एलिमेंट वेलनेस जो ब्रांड है, आज जो है ना इंडिया का सबसे बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड में से एक। तो आपने बताया सर कि आपका मोटिवेशन कैसे बना रहा। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए सर बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आने वाले टाइम पे सर बिजनेस बिल्डिंग में सोशल मीडिया का क्या फ्यूचर रहेगा सर, और इसके लिए माई लाइफ क्या प्लानिंग करके रखी है सर? जी सर, आने वाला जो टाइम है इसके बारे में बोला गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अभी आने वाला टाइम का ये जो 3 सेक्टर है, बोलते हैं कि राइट टाइम में राइट बिजनेस करना चाहिए। तो आने वाला टाइम जो है वो है आपका 3 सेक्टर, जो इमर्जिंग जो सेक्टर है वो है, सबसे पहला जो है आपका वेलनेस, दूसरा है ई कॉमर्स, और तीसरा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये तीनों का जो कम्बो पैक है वो एमआई लाइफस्टाइल मार्केट। अभी आप देखेंगे कि जैसे जैसे सोशल मीडिया और ये अपना जो कम्युनिकेशन का जो चॉइसेस है, और इसका जो ब्रॉड बोलते हैं कि जो सूचना क्रांति जो रेवोल्यूशन हुआ है, जो आईटी सेक्टर का जो वो रेवोल्यूशन आया है, ये दुनिया सिमट सी गई है। अभी जो है हम ये लॉकडाउन के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में, हम अभी ये जो रूबरू हो रहे हैं, ये बिहाफ ऑफ द आईटी, ये आपका मतलब ये इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये जो मीडिया है और ये जो तकनीकी है, जितना एडवांस होते जाएगा उतना ही ये पूरा वर्ल्ड वाइड और एकदम से मतलब बूम करते जाएगा। ये क्योंकि ये कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा जरिया भी जो है, जिस हिसाब से ये ऑनलाइन मीटिंग्स और जूम के माध्यम से अपन मीटिंग कर रहे हैं, गूगल मीट के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं, तो कितना सॉफ्ट हो गया है, कितना इजी हो गया है। अभी सोचिए उस टाइम में, ये आज ये इंडस्ट्री, जैसे कि आज की इंडस्ट्री नहीं है, इसका वर्ल्ड वाइड यदि हिस्ट्री में जाएंगे तो 50 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है। उस टाइम में सोचिए जब कम्युनिकेशन का जो कोई भी मतलब साधन नहीं हुआ करता था, इवन तक के ये इंडस्ट्री 50-60 साल पुरानी इंडस्ट्री है। उस टाइम में जैसे कि इंडिया में स्टार्ट जब हुआ था, तो उस टाइम में यहाँ पर टेलीफोन नहीं हुआ करते, मोबाइल की तो छोड़ो। तो लोग उस टाइम में इसको कितना टफ बिजनेस, उनको कितना टफ टाइम में उन्होंने उस बिजनेस को किया, जबकि कम्युनिकेशन ये बिजनेस का जान है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। आपके जो थॉट है, आपके जो कहना चाहिए जो विचार है, वो लोगों को तक ट्रांसफर होना चाहिए तब। क्योंकि उसके लिए, जैसे किसी का एग्जांपल सोचिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे तो लोगों को से कैसे अपॉइंटमेंट लिया करते थे लोग, और फॉलोअप कैसे लिया करते थे उस टाइम से लेकर के। यदि आज का कंपैरिजन करेंगे तो आज आज आप जो है नॉट ओनली अपने जगह में, देश में विदेश में कहीं भी अपने ये जो गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन जो है, ये जो डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपन ने जो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है ये इंडस्ट्री में, तो जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन और शार्प होते जाएगा, ये इंडस्ट्री और ज्यादा बूम करते जाएगी। और इसके लिए जैसे कि मैंने ये बताया कि 3 इमर्जिंग ब्रांड है जो फ्यूचर में बूम करने वाली है। वो है आपका वेलनेस, वेलनेस का हमारे पास प्रोडक्ट है, और टॉप 1 प्रोडक्ट है
आयुष प्रमाणित प्रोडक्ट है, जो कहना चाहिए WHO का जो गाइडलाइन को फॉलो करती है, वो प्रोडक्ट है अपने पास। इंटरनेशनली प्रोडक्ट है हमारे पास। ई कॉमर्स के लिए हमारे पास indiashopee.com है। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए, ये दोनों को कम्बो में, तीनों को कम्बो करके MI लाइफस्टाइल का मार्केटिंग का जो प्लान बना हुआ है, इसमें हमारा जैसे बिजनेस ग्रो अप के लिए आपका सेकंड जो क्वेश्चन था वो कि MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटिंग को लेके या फ्यूचर में कंपनी को और फास्टेस्ट ग्रोइंग करने के लिए जो प्लानिंग है, उसी के तहत ये कंपनी का जो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जिनका खुद का अपना एकेडमी है, वो उसका जो फाउंडेशन उसी लिए रखा गया है कि इसको कैसे टेक्नोलॉजी के साथ में लोगों को एकदम सॉफ्ट मोड में इस बिजनेस को डेवलप करने के जो है हुनर सिखाया जाए। तो आज उसका कंपनी इस चीज को लेके बहुत सीरियस है, और कंपनी की बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है, जिसका जो है आप डेली देख रहे होंगे। आज ये पूरा लॉकडाउन के टाइम में कंपनी जो है, क्योंकि हमारी कंपनी जो है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, और प्रोडक्ट ही इस बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जान है। तो इसके लिए कंपनी पहले से एकदम प्रिपेयर्ड है। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो प्रोडक्ट के नॉलेज यदि नहीं है तो उसके बारे में अपन कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में प्रोडक्ट का नॉलेज होना कंपलसरी है। तो पहले हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी द्वारा पूरे अलग अलग सिटीज में ऑफलाइन जो है सेमिनार प्रोग्राम, मतलब कंडक्ट करके जो है प्रोडक्ट का नॉलेज दिया जाता था। वो अभी नॉलेज अभी आपको डिजिटली मिल रहा है। यूट्यूब के माध्यम से लाखों लोग जो है पर डे यूट्यूब के माध्यम से जो है ना प्रोडक्ट का जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। और वो लिंक शेयर करके डिजिटली मोड में जाके वो लिंक शेयर करके नए नए लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन हो रहा है, नए नए यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं। और सिंपली एक फंडा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कि बी यूजर एंड क्रिएट यूजर्स। तो आपके यूजर्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, और क्रिएट करने के लिए लोगों के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप डिजिटली, आपको सामने वाले ने आपको फोन करने हैं अपने फ्रेंड्स कलीग्स को, जिसको भी आप ये अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट का उनको लिंक शेयर किए करने के बाद जो है ना कुछ टेस्टिमोनियल्स आप शेयर करिए, कुछ रिजल्ट शेयर करिए। और देन आफ्टर उस प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंट, अभी वेलनेस के प्रोडक्ट है हमारे, और वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में अभी लोगों को उतना ज्यादा हैमरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसा बन गया है। जो पैंडेमिक माहौल बना है इस टाइम में, वेलनेस के जो प्रोडक्ट है और उसमें कंपनी का जो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये अभी कहना चाहिए नॉर्मल टाइम से ज्यादा का टर्नओवर हो रहा है। तो ये इसका सिर्फ और सिर्फ इसका जो श्रेय जाता है वो डिजिटलाइजेशन का जाता है, जिसके प्रति कंपनी का बहुत बड़ा प्लानिंग है। और आने वाला टाइम में इसको और ज्यादा ब्रॉड किया जाएगा। जी सर। तो जैसा सर आपने बताया डिजिटल का, यानी कि ऑनलाइन चीजों का, सोशल मीडिया का भी क्या फ्यूचर है आपने बताया बिजनेस बिल्डअप को लेके, साथ ही साथ माई लाइफ का भी क्या प्लानिंग है वो भी आपने बताया सर डिजिटली। अब नेक्स्ट मैं बढ़ूंगा सर कि नेटवर्किंग में सर आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या है सर? ये बहुत अच्छा चीज आपने बोला सर कि नेटवर्किंग के अंदर कहना चाहिए सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज इसके अंदर वो है कि जैसे अपन जब कहना चाहिए जो चीज ट्रेडिशनली लोगों को नहीं मिलता, और बोलने तो मुश्किल मुश्किल तो खैर आप बोलेंगे तो कोई भी चीज में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था, जैसे कुछ आप कुछ करना चाहेंगे तो कुछ नया कुछ करना चाहेंगे तो स्थिति और जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में नहीं रहेगी एकदम। आज मैं एक कल नाइट में एक वीडियो वॉच कर रहा था यूट्यूब के ऊपर में, तो एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर ने इसी टॉपिक के ऊपर में एक एग्जांपल दिया था, जिसको मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो एग्जांपल था कि अपन जब चाय पी रहे हैं, चाय का प्याला रखा हुआ है अपने पास, थोड़ी देर बाद उसमें हवा लगा, ठंडा हुआ, तो अब चाय पीने जैसे ही देखते हैं
तो चाय के ऊपर में जो दूध का जो मलाई है, वो मलाई पड़ जाता है उस चाय में। तो मलाई पड़ गया तो हम क्या करते हैं, हम मलाई को फूंक मारते हैं, साइड लगाते हैं और चाय का लुत्फ उठाते हैं। तो जस्ट लाइक ए, मतलब ये लाइफ भी ऐसे ही है। ये जो कोई भी चीज आप जब करेंगे, तो नया कुछ करना चाहेंगे या कुछ काम करेंगे, तो ये जो मलाई है, वो जस्ट लाइक ए कठिनाई है। आप काम करना चाहेंगे तो कुछ, जैसे आपने बोला कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो चैलेंजेस, जो कठिनाई है, वो क्या चीज है? कठिनाई जो है कुछ भी रहे, उसको क्या करना है अपने को, मलाई कितना भी बड़ा रहे, कितना कैसा भी रहे, उसको फूंक मारते हैं। वैसे भी इसको जो है ना, उसको फूंक मार के जैसे चाय का मजा लेते हैं, वैसे ही जो है ना, जो भी कठिनाई आपकी आती है उसको साइड मारने का और जो है ना अपना काम आगे करने का, ये बहुत। और ये काम करें, और कठिनाइयां तो आती तो सभी इंडस्ट्री, लेकिन इसमें जो कठिनाइयां तकलीफें आती है, उसको वही चाय के साइड, चाय का जो मलाई के जैसे किनारे करके जो है काम करने का है। और ये एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छा बोलते हैं, मजे ले लो मजे। इसका जो एब्रिविएशन, जो डेफिनेशन बनाते हैं, MLM का मतलब होता है मजे ले लो मजे। तो इसमें जो है तकलीफें आएंगी, नो डाउट, लेकिन इसको पॉजिटिव लेना है कि कोई भी मोमेंट में ये मजे ले लो मजे। एक छोटा सा स्टोरी मैं आप लोग को आपके साथ शेयर करूंगा। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग इस बिजनेस को चालू किया था, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों ने भिलाई दुर्ग से बिजनेस को, अपने नेटवर्क को, टीम को डेवलप करना चालू किया था। तो मैं और KR साहू सर, जो मेरे अपलाइन हैं, वो नागपुर से आए थे, मैं बिलासपुर से गया, और दोनों हम लोग मिले भिलाई में। तो ऐसे 4-5 लोगों से सर ने बात किया, 4-5 लोगों को मैंने कॉलिंग किया अपने जो लिस्ट में से, और सबको एक जगह, एक हम लोगों ने एक होटल का एक रूम बुक किया कि यहाँ पे लोगों को 1-to-1 करेंगे और सबके साथ में मीटिंग करेंगे। तो सर के एक भी बंदा सर का नहीं आया, मेरा भी लिस्ट का जिनको मैंने कॉल किया था वो भी नहीं आया। अब क्या हुआ, हमारा पैसा भी गया, समय भी गया, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, उस टाइम में ये ऑलवेज पॉजिटिव रहने का, मतलब तकलीफ कठिनाई आएंगी तो ऑलवेज पॉजिटिव मोड में रहने का, ये जो हुनर मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन जिस होटल में रुके थे, वो कोई नहीं आया हमारा प्रोस्पेक्ट जिसको हम प्लान दें। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन वो होटल का मैनेजर जो है, हम लोग होटल के लॉबी में रिसेप्शन में बैठे थे, उसने पूछ दिया कि आप लोग क्या करते हैं करके। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन हम लोगों को, मैनेजर को भी 95 हम लोगों ने बेच दी। तो 95 का वहां पर जो वो हुआ, उससे अपन जो है इस पॉजिटिव मोड में आया कि ये एक हमारा कस्टमर रेडी हो गया। मतलब उस टाइम में यदि ऐसा दिमाग में आता है, जिसको हमने बुलाया, सर ने बुलाया, 4-5 लोग को मैंने बुलाया, कोई नहीं आता है, ये काम बहुत कठिन है, ये काम होता नहीं है करके, वहीं से यदि अपन क्विट कर देते तो आज इतना बड़ा कारवां नहीं होता। जी सर। सही बात है सर, आज इतना बड़ा कारवा नहीं बन पाता सर। सही बात है, अगर मुश्किलों को हम लोग झेलते हुए आगे नहीं बढ़ते तो। और जी मेरा जी। अगला क्वेश्चन था सर, मुश्किलों को ही लेके थोड़ा सा था, लेकिन आपने जो आंसर दिया मलाई और चाय वाला, तो मेरे को नहीं लगता कि फिर मुझे उस क्वेश्चन को पूछने का जरूरत है, क्योंकि आपको उसका आंसर मुझे मिल गया है। जी सर। थैंक यू।